जिसका नाम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, जिसमें से पहले हम लोग इस वाले पोर्शन को देखेंगे जिसको हम लोग बुलाते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रक्टर फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का वर्क आपको समझ में आएगा, उसका प्रूफ देखने को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में ध्यान क्या रखना है डेफिनेशन वाइज वो सुन लीजिए पहले। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, इट इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास which is having the same name as that of the class, and this function automatically gets invoked का मतलब होता है फंक्शन का कॉल होना, and this function automatically gets invoked as soon as the object of the class is created। तो यहां पे एक डेफिनेशन क्या लिखा सुने, इट इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास विच इज हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक खास तरह का फंक्शन है जिसका नाम एकदम सेम है अपने क्लास की तरह, एंड दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड। और ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, यानी कि खुद से कॉल होता है, एज सुन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। पता है क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ठीक उसी वक्त ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, यानी कि कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के बनते के साथ कॉल होने वाला, इन्वोक होने वाला एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। ये कहानी है कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन के बारे में। और भी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या पॉइंट है देखें आप, इट इनिशियलाइज करने का मतलब होता है फर्स्ट टाइम वैल्यू सौंपना। तो इट इनिशियलाइजेज द डाटा मेंबर्स हम लोग कहेंगे क्लास में जो वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं उनको डाटा मेंबर्स कहते हैं। तो उन डेटा मेंबर्स को जब पहली बार वैल्यू सौंपेंगे तो उसी को इनिशियलाइज करना बोलेंगे। तो क्या लिखा, इट इनिशियलाइजेज द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। पता है जैसे ही क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का निर्माण होगा, ऑब्जेक्ट का निर्माण के समय कंस्ट्रक्टर आएगा। नाम से क्या लगता है, कंस्ट्रक्टर क्रिएटर को कह सकते हैं। तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर आएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जितना भी डाटा मेंबर्स है ये उनको पहली दफा वैल्यू सौंपेगा, जिसको हम लोग इनिशियलाइज करना कहते हैं। तो वही लिखा, इट इनिशियलाइजेज द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा ये डेटा मेंबर्स को फर्स्ट टाइम वैल्यू सौंपेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में ये ठीक है। अब आप एक बात और याद रखेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में क्या खास बात है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, देखिए हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये क्या करता है ना, इसमें आर्गुमेंट लिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसके बारे में क्या पॉइंट लिखा सुने आप, इट मे और मे नॉट हैव द आर्गुमेंट लिस्ट। एक बात याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसका आर्गुमेंट लिस्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी कि इट मे और मे नॉट हैव द आर्गुमेंट लिस्ट
and it is having no return type specified, and it is having no return type specified nor even void। तो सुनिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा खास तरह का फंक्शन है जिसका नाम क्लास नेम की तरह होता है, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट के निर्माण में हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट में जितना भी डाटा मेंबर्स है ये उनको पहली दफा वैल्यू सौंपेगा, जिसको इनिशियलाइज करना कहते हैं। और ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, तब ये प्रोसेस वर्क करेगा। फिर लिखा इट मे और मे नॉट हैव द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। मतलब कंस्ट्रक्टर अगर एक फंक्शन है तो उसका आर्ग्यूमेंट का बात हो सकता है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इट इज हैविंग नो रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड। यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, नॉर इवन वॉइड। यानी कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्टर के रिटर्न टाइप में इनफैक्ट हम और आप कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप लिखने का परमिशन हम लोगों को नहीं मिला है। उसके बाद देखिए क्या ध्यान में रखेंगे, ये जो फंक्शन है ना उसके बारे में क्या लिखेंगे ध्यान में, दिस फंक्शन इज generally declared this function is generally declared in the public section of the class, but it can be defined within or outside the class। एक बात याद रखें आप, आपको याद है क्लास के पब्लिक सेक्शन में आप अगर किन्हीं मेंबर को लिखते हैं तो क्लास के पब्लिक मेंबर को यूज करने का जो इजाजत है वो हर किसी को होता है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आमतौर पे हम लोग क्लास के पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं ताकि उसको इस्तेमाल आप कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में रखेंगे अगर आप, तो ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा, यूज किया जा सकेगा। लेकिन जहां तक इसकी कोडिंग को डिफाइन करने का बात है तो इसमें क्या लिखा है, बट इट कैन बी डिफाइंड विद इन और आउटसाइड द क्लास। लेकिन हम लोग इसको कहां पे डिफाइन कर सकते हैं, या तो क्लास के अंदर या तो क्लास के बाहर। इसको हम लोग कहीं पे भी जाकर चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कहानी है कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोग या तो विद इन डिफाइन कर सकते हैं या तो बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, पर कोशिश यही करें कि आप कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन के अंदर उसका जिक्र करें, क्योंकि पब्लिक सेक्शन में लिखे गए सदस्यों को आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पब्लिक में करना अच्छा होगा कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो बाकी प्रोग्राम पढ़ लेंगे ना, तो ये थ्योरी हम एक बार फिर रिपीट कराएंगे, तो ये थ्योरी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद प्रोग्राम एक बार कर लेंगे उसके बाद। अब इसमें देखिए हम यहाँ पे स्टोरी लिखने जा रहे हैं दूसरे फंक्शन के बारे में, जिसका नाम क्या लिखा देखें, डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपने नाम से ही सुना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम है क्रिएशन से रिलेटेड और डिस्ट्रक्टर फंक्शन का काम है डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड। डिस्ट्रक्शन कहने का मतलब हुआ कि मेमोरी को छुड़ाने से रिलेटेड, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कंस्ट्रक्टर हेल्प करेगा, और वो मेमोरी जब कब्जे से छूटेगा तो उसमें हमारा डिस्ट्रक्टर हेल्प करेगा। तो डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का मेमोरी को खत्म करने के लिए आमतौर पे आप इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है डिस्ट्रक्टर का स्टोरी, वो सुनिए, इसके बारे में भी हम पॉइंट पॉइंट करके लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। इट इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, it is the special member function of the class which is having the same name as that of the class। ठीक है, एक बात याद रखें, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का भी नाम एकदम क्लास की तरह होता है, और डिस्ट्रक्टर के बारे में ध्यान रखें कि इट इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास विच इज हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। यानी कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी
स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ये भी एक खास तरह का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम सेम टू सेम क्लास की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में क्या रखना है, बट प्रीसीडेड बाय, प्रीसीड करना मतलब होता है स्टार्ट होना, बट प्रीसीडेड बाय द टिल्ड साइन। उसका नाम क्लास नेम की तरह से, क्लास नेम से तो मैचिंग है, लेकिन इस प्रीसीड या चालू किससे होता है, टिल्ड साइन से, और टिल्ड साइन इस निशान को कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टर में ध्यान रखना, डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी क्लास का स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम क्लास नेम की तरह होगा, पर ध्यान ये रखना है कि वो शुरू किससे होगा, टिल्ड साइन से शुरू होगा। ये मुद्दा है, ये मैटर करेगा, मतलब टिल्ड से चालू करना होता है डिस्ट्रक्टर फंक्शन का जो नाम है उसको। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम की तरह है और डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास नेम की तरह है, पर ये स्टार्टिंग किससे होगा, टिल्ड साइन से। उसके बाद एक बात ध्यान से सुने, कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और डिस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट मरने के कगार पे होगा, मरने का टाइम जब आएगा। तो उसके बारे में यहां पे क्या पॉइंट हम लिखने देखें, दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड। इन्वोक्ड का मतलब क्या होगा, कॉल्ड as soon as the object of the class goes out of scope। goes out of scope मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर जा रहा होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने दायरे से बाहर जा रहा है यानी वो ऑब्जेक्ट मरने के कगार पे है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मरने वाला है, अपने स्कोप को छोड़ने वाला है, उसका एंड नजदीक आ गया है, तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा यानी कि कॉल होगा। तो याद रखें, कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट का निर्माण हो रहा होता है, और डिस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट अपने स्कोप के बाहर जा रहा होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब मरने के कगार पे होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। फिर यहां पे ध्यान में क्या रखेंगे, इट हेल्प्स टू, मतलब ये क्या चीज में मदद करेगा, इट हेल्प्स टू फ्री और रिलीज द मेमोरी। यानी डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर तो मेमोरी ऑब्जेक्ट का निर्माण में मदद किया, तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, मेमोरी को फ्री करेगा या रिलीज करेगा। इट हेल्प्स टू फ्री और रिलीज द मेमोरी यूटिलाइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जिस मेमोरी को कब्जा किया है, डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को फ्री कराता है जिसको आपका ऑब्जेक्ट यूटिलाइज कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। यानी क्लास का ऑब्जेक्ट जब मरने वाला है तो उस मेमोरी का वो क्या करेगा, मर के अपने साथ टांग के थोड़ी लेके जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट मरने के कगार पे है तो उसने जो मेमोरी इस्तेमाल किया था, उसने जो मेमोरी यूटिलाइज किया था, डिस्ट्रक्टर का काम होगा उस मेमोरी को फ्री करा देना, छुड़ा देना। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मर जाएगा तो उसका क्या काम मेमोरी का, तो उस मेमोरी को फ्री करा दो, छुड़ा दो। ठीक है, तो उसमें मदद करेगा आपका डिस्ट्रक्टर मेमोरी को फ्री कराने में जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा था। इसमें एक और बात क्या ध्यान में रखेंगे, इट कैन ऑल्सो डिस्प्ले, देखिए, इट कैन ऑल्सो डिस्प्ले द फाइनल वैल्यूज, इट कैन ऑल्सो डिस्प्ले द फाइनल वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर्स। एक बात याद रखिए, डिस्ट्रक्टर जो है वो आपके डाटा मेंबर्स के आखिरी टाइम में जो वैल्यू बचा हुआ होगा, ये उन वैल्यूज को फ्री कराने, सॉरी, उन वैल्यूज को छापने में मदद करता है। मतलब ये हुआ, ऑब्जेक्ट तो मरने के कगार पे है, तो ऑब्जेक्ट के मरने से जस्ट पहले आखिरी टाइम उसमें क्या वैल्यू बचा हुआ था, जो फाइनल वैल्यू उसमें बचा हुआ था, उसको आप चाहे तो छाप सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसका मेमोरी आपके कब्जे से फ्री हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट में वैल्यू पहली बार सौंपता है, और डिस्ट्रक्टर क्योंकि मरने के समय आया है तो अंतिम टाइम उसमें कौन सा वैल्यू बचा हुआ था, फाइनल वैल्यू क्या था, ये उसको छाप के स्क्रीन पे दिखा सकता है, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी यूटिलाइज्ड था ये उसको छुड़ा सकता है। ये काम डिस्ट्रक्टर का है। फिर अब एक बात यहां पे सुनिए, इट इज नॉट हैविंग द इट इज नॉट हैविंग द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यानी एक बात याद रखिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं होता है, सॉरी, डिस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं होता है। और हम कंस्ट्रक्टर में बताए थे ना, इट मे और मे नॉट हैव द आर्ग्यूमेंट लिस्ट।
यानी कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर डिस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट लिस्ट होता ही नहीं है। तो इट इज नॉट हैविंग द आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न टाइप and no return type is specified and no return type is specified nor even void। और एक बात याद रखिए, डिस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि void भी नहीं होता। यानी कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप तो होता नहीं है, डिस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, यहां तक कि void भी नहीं लिखते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्टर में मे और मे नॉट हैव द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, पर डिस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता है। तो इस बात में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डिफरेंस उनके बीच में आता है। पर एक और सिमिलैरिटी सुनिए, डिस्ट्रक्टर के बारे में भी ध्यान रखेंगे। इट इज जनरली डिक्लेयर्ड, मतलब इसको भी हम लोग कहां पे घोषणा करते हैं, इसको भी कहां पे घोषणा करते हैं, डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। तो क्यों इसका भी घोषणा पब्लिक सेक्शन में करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्शन में लिखे गए चीजों को कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट इज जनरली डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास but can be defined within or outside the class। पर क्योंकि मेंबर फंक्शन है तो हम लोग इसको विदिन या आउटसाइड बना सकते हैं। मतलब ये मेंबर फंक्शन है, सदस्य है, तो इसका कोडिंग आप क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, आप इसका कोडिंग क्लास के बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर फंक्शन है। पर घोषणा का जहां तक बात है, प्लीज उसको आप पब्लिक सेक्शन में ही करिएगा, क्योंकि पब्लिक सेक्शन में लिखे गए मेंबर्स को कहीं से भी यूज करने का अधिकार होता है। तो आप ये कहानी देख के बिल्कुल भी मत घबराइएगा क्या क्या लिखे इतना बड़ा बड़ा सा, ये बहुत आसान सा स्टोरी है। एक बार आप प्रोग्राम ढंग से समझ जाएंगे जब हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान कहानी है। लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एग्जाम में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से संबंधित जरूर आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो जब आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ करके, तो आपको खुद डिफरेंस दिखने लग जाएगा कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या है। ठीक है, तो एक बार हम प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख के एक्सप्लेन करते हैं, फिर ये कहानी पे वापस आएंगे तो आपको खुद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का डिफरेंस पता चलने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है सुनिए, राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शंस। यानी कि ये आपसे बोल रहा है आप एक प्रोग्राम लिखिए जो वर्किंग को दिखाएगा, आप एक प्रोग्राम लिखिए जो वर्किंग दिखाएगा किसका, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शंस का। यानी आप एक प्रोग्राम लिखिए जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन और डिस्ट्रक्टर फंक्शन का वर्किंग करके दिखाएगा, वर्क को प्रूफ करके दिखाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर में देखिए, सबसे पहले हम इसके आंसर लिखते हैं फटाफट से, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो आंसर में सबसे पहले तो हेडर फाइल आप iostream.h लेंगे ही लेंगे। नेक्स्ट हेडर फाइल देखिए आप यहाँ पे क्या लेंगे, #include conio.h वाला हेडर फाइल आप लेंगे। देन आफ्टर देखिए हम लोग एक और हेडर फाइल आज यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहे हैं, #include string.h। आपको याद होगा बहुत पहले हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर पढ़े थे, स्ट्रिंग चैप्टर में आप एक फंक्शन सुने थे ना, strcpy। याद कीजिए, strcpy एक फंक्शन होता है जो एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करता है। तो string.h आज इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमको स्ट्रिंग कॉपी करने का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो हम string.h को भी आज शामिल किए हैं। तो iostream.h cout के लिए, conio.h क्लियर स्क्रीन गेट ch के लिए, और string.h एक फंक्शन आज हम लगाएंगे strcpy जो स्ट्रिंग कॉपी करने में एक्सपर्ट है उसके लिए। फिर सुनो, हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं, मेरे क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो हम जो यहाँ क्लास बना रहे हैं, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है, और सुनिए स्टूडेंट क्लास के अंदर घुस के हम यहाँ पे पहले प्राइवेट नाम का सेक्शन बनाएंगे। तो सुनो, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है और प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल्स देखिए हम क्या क्या चुन रहे हैं, इंटीजर टाइप का रोल नंबर, फिर देखो कैर नेम 15 ये स्टूडेंट का नाम रखेगा, और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, फ्लोट
मार्क्स, इसमें हम स्टूडेंट का मार्क्स रखेंगे। तो मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है और प्राइवेट सेक्शन में रोल नंबर लिए, नेम लिए और मार्क्स भी लिए, और तीनों का क्वालिटी देख सकते हैं अलग अलग है। एनीवेज, अब देखो हम लोग घुसने जा रहे हैं पब्लिक सेक्शन में। ध्यान दीजिए, पब्लिक सेक्शन में घुस के हम स्टूडेंट के नाम से एक मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का। गौर से देखिए, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है और उसके पब्लिक सेक्शन में जाकर हम एक फंक्शन का घोषणा कर रहे हैं जिसका नाम हूबहू मेरे क्लास से मैच कर रहा है। तो अगर आपके क्लास के अंदर आपका फंक्शन का नाम सेम टू सेम अगर आपके क्लास नेम से मैचिंग है, उसी को तो कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसका नाम हूबहू क्लास से मैचिंग है। इसका रिटर्न टाइप देखो कुछ नहीं लिखे हैं, वॉइड तक नहीं लिख सकते हैं हम यहां, और इसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट फिलहाल नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन में अगर जरूरत पड़ा तो आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी पुट कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे बाद के एग्जाम्पल में। फिलहाल मेरे इस एग्जाम्पल में जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्लास नेम से मैचिंग है, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस इतना मान के चलिए। फिर देखिए, हम एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं। कौन सा फंक्शन? वॉइड इनपुट फंक्शन का घोषणा किए। अब जरा याद करिए, सब तो पढ़ा हुआ है। इनपुट नाम के फंक्शन को हम लोग ड्यूटी देंगे कि वो रिकॉर्ड इनपुट करेगा रोल नेम मार्क्स के लिए, और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, वो आप देख सकते हैं। फिर आपको याद होगा हम लोग एक और फंक्शन का घोषणा करते थे जिसका नाम क्या था? वॉइड आउटपुट। तो आउटपुट को क्या ड्यूटी देंगे कि आउटपुट नाम का फंक्शन क्या करेगा? रिकॉर्ड को छापने में मदद करेगा रोल नेम और मार्क्स का। तो देखो, स्टूडेंट नाम का जो कंस्ट्रक्टर है ये तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसका नाम क्लास नेम से मैचिंग है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट है नहीं इसका, रिटर्न टाइप है नहीं इसका। दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। इनपुट नाम का फंक्शन क्या करेगा? रिकॉर्ड्स पढ़ेगा इनके लिए, और आउटपुट नाम का फंक्शन क्या करेगा? रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा इसके लिए। और उसके बाद देखिए हम टिल्ड लगा के, ये देखिए हम टिल्ड लगा के एक फंक्शन बना रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया मेरा डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो सुनिए, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये डिस्ट्रक्टर हो गया। आज के क्लास में यही दो नया चीज आप देख रहे हैं, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट तो आप पहले से ही देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। नयापन यहां और यहां दिख रहा होगा। देखो ध्यान से, इन दोनों फंक्शन में खास बात क्या है कि इनका नाम एकदम हुबहू क्लास नेम से मैचिंग है। पर ये फंक्शन क्लास नेम से मैचिंग नेम तो है, पर सामने में कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी फिलहाल नहीं दिख रहा, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये फंक्शन का नाम क्लास नेम से मैचिंग तो है, लेकिन ये प्रीसीड किससे हुआ? चालू किससे हुआ? टिल्ड से। तो इसको कहेंगे कि ये एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब मेरा क्लास का बाउंड्री यहां बंद हो गया, एंड अब हम लोग यहाँ पे टर्मिनेटर यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे, तो बन गया हमारा क्लास। देखो, क्लास का यहाँ पे हम लोग घोषणा कर चुके हैं, अब हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये बताइए इनपुट फंक्शन को जब डिफाइन आप करते थे, देखिए आप इनपुट आउटपुट पढ़े हैं पहले के प्रोग्राम में, इसलिए पहले हम उसको टारगेट कर रहे हैं। सुनिए, जब आप इनपुट फंक्शन को क्लास के आउटसाइड जब डिफाइन करते हैं तो कौन सा रूल लगता है, याद है? पहले तो फंक्शन का रिटर्न टाइप आप लिखते हैं जैसे कि वॉइड। सेकेंड में आप क्या लिखते हैं? इनपुट फंक्शन किस क्लास का मेंबर है? स्टूडेंट। सेकेंड में आप क्लास नेम लिखते हैं लाइक स्टूडेंट। उसके बाद याद कीजिए आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद ये बताइए मेरे फंक्शन का क्या नाम है? इनपुट। तो उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम क्या लिख देंगे? इनपुट। तो सुनिए, इनपुट नाम का फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। तो आप पहले वॉइड लिखेंगे। सेकेंड में इनपुट फंक्शन किस क्लास का मेंबर है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लिखेंगे। थर्ड में आप क्या लिखेंगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और उसके बाद मेरे फंक्शन का नाम इनपुट है, तो हम आगे जाकर फंक्शन का नाम इनपुट लिख देंगे, और इसके अंदर क्या कोडिंग करेंगे? इनपुट में जाके क्या कोडिंग करेंगे कि इनपुट को रिकॉर्ड्स पढ़ना है रोल नेम और मार्क्स का। तो कैसे पढ़ेंगे वो सुनिए। ये सी आउट आया, लाइन बदला, और ये आपसे क्या मांगने लग गया? एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। तो ये तो पढ़ा हुआ कोड है, और रीड करने के लिए सीन का हेल्प लेंगे, और इनपुट कैसे करेंगे? रोल नेम एंड मार्क्स। ये तो पढ़ा हुआ था इनपुट, हम बार बार कह रहे हैं आपसे। तो इस तरीके से इनपुट नाम का फंक्शन को हम लोगों ने क्लास के आउटसाइड जाकर कुछ यूं डिफाइन किया। अब हम लोग डिफाइन करेंगे आउटपुट नाम के फंक्शन को। तो चलिए आउटपुट फंक्शन को हम यहां पे डिफाइन करते हैं।
बोलिए। सबसे पहले तो हम रिटर्न टाइप लिख देंगे void। उसके बाद बताओ मेरे क्लास का नाम क्या था? मेरे क्लास का नाम था स्टूडेंट। देन आफ्टर स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे एंड सी द फंक्शन नेम इज आउटपुट। तो आउटपुट नाम के फंक्शन को हम लोग ड्यूटी देंगे कि उसको रिकॉर्ड छापना है, उसको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो कैसे रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा वो देखिए। सबसे पहले रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए वी विल राइट सी आउट, लाइन चेंज करके मैसेज में देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज इक्वल टू, या कोलोन का साइन दे देते हैं, चलिए स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। उसके बाद बैकस्लैश टी करके यहां पे आप क्या लिखेंगे, नेम इज, यहां पर क्या लिखेंगे, नेम। और उसके बाद फिर आप बैकस्लैश टी करके क्या लिखेंगे, मार्क्स इज, यहां पर लिख देंगे मार्क्स। अब आप यहां पे फंक्शन को बंद कीजिए। तो जरा सोचिए क्या हो रहा है यहां पे। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास को बनाया जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन था इनपुट और एक फंक्शन था आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट नाम के फंक्शन को जो हम यहाँ पे घोषणा किए थे void इनपुट, इसको याद कीजिए हम क्लास के बाहर कैसे डिफाइन किए हैं। इनपुट का रिटर्न टाइप लिखेंगे void। सेकेंड में क्या लिखेंगे, इनपुट का क्लास नेम क्या था स्टूडेंट, वो क्लास नेम लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन। उसके बाद फंक्शन का नाम इनपुट है तो हम यहाँ पे इनपुट लिखेंगे फंक्शन का नाम और उसकी कोडिंग कर लेंगे जो रिकॉर्ड पढ़ने में एक्सपर्ट है। तो आउटपुट का कोडिंग कैसे कर लोगे, आउटपुट का रिटर्न टाइप क्या है, void। तो सबसे पहले आप आउटपुट का रिटर्न टाइप void लिखेंगे। सेकेंड बताइए आउटपुट आपका किस क्लास का सदस्य है, स्टूडेंट। तो फिर आप यहाँ पे सेकेंड में स्टूडेंट लिखेंगे। देन आफ्टर आप क्या लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन। और अंत में फंक्शन का नाम और उसका कोडिंग कर लेंगे। देखो एक बात, आपने इनपुट एंड आउटपुट को पहले से पढ़ा हुआ था, तो इसको आउटसाइड में कैसे डिफाइन करते हैं टुकड़े टुकड़े में, ये आपको पता चला। इनपुट का कोडिंग यहां हो गया, आउटपुट का कोडिंग यहां हो गया। ये सब पढ़ा हुआ था आपका अब तक। नया क्या है सुनिए प्लीज, ध्यान दीजिए। नया ये है इनपुट एंड आउटपुट के अलावा हम लोग अपने क्लास में दो नए फंक्शन का जिक्र किए हैं, जिसमें मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम सेम टू सेम क्लास नेम से मैचिंग है, बट इट इज नॉट हैविंग एनी रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड। देखो इनपुट आउटपुट का रिटर्न टाइप void था, तो याद कीजिए जब आप इसको बाहर डिफाइन करते थे तो वेरी फर्स्ट स्टेप में आपको पहले void लिखना था। सेकेंड में क्या लिखना था, जिस क्लास का वो मेंबर है उस क्लास का नाम लिखना था। फिर क्या लिखना था, स्कोप रेजोल्यूशन। अब फिर लिखना था फंक्शन का नाम। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे सुनिए, आपके कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है। क्योंकि आपके कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है, तो रिटर्न टाइप तो आप लिखेंगे नहीं कुछ भी, यहां पे सामने में कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। पर एक बात बताओ, आखिर ये कंस्ट्रक्टर भी इनपुट की तरह स्टूडेंट क्लास का ही ना मेंबर है। जैसे इनपुट स्टूडेंट का मेंबर है तो इनपुट का रिटर्न टाइप void लिख के फिर आपने क्लास नेम लिखा। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप तो है नहीं, लेकिन ये तो स्टूडेंट क्लास का ही मेंबर है ना, तो पहले आप रिटर्न टाइप यहां से उड़ा दीजिए सामने से। यानी जब कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा बाहर तो ये रिटर्न टाइप वाला जो जगह है उसको छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। पर सेकंड में ये तो बताना पड़ेगा ना किस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर मेंबर है, तो स्टूडेंट तो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब रिटर्न टाइप खाली हट गया, आप यहां से चालू कर रहे हैं, क्लास नेम लिखेंगे। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप, खाली रिटर्न टाइप देखो गायब है, लेकिन क्लास नेम तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आखिर वो कंस्ट्रक्टर किसी क्लास का तो सदस्य है ना। तो क्योंकि मेरा वो कंस्ट्रक्टर, देखिए मेरा ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट क्लास का सदस्य है, तो हमको स्टूडेंट तो लिखना पड़ेगा ना। फिर हमको क्या लिखना होगा यहाँ पे, स्कोप रेजोल्यूशन। और याद कीजिए उसके बाद फंक्शन का नाम जैसे कैसे लिखते थे, इनपुट आउटपुट, तो इस बार हम अपने फंक्शन का नाम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। तो हम अपने फंक्शन का नाम में यहां पर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। और अब जाकर इसमें कोडिंग करने लगेंगे हम कंस्ट्रक्टर का। बहुत फर्क नहीं है, ध्यान से देखिए। देखिए अगर कोई नॉर्मल फंक्शन था, फिर से प्लीज देखिए, अगर void आउटपुट कोई नॉर्मल मेंबर फंक्शन था तो ये क्लास के बाहर कैसे डिफाइन होता है, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर क्लास नेम लिखते हैं जिसका वो मेंबर था, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर फंक्शन का नाम और उसकी कोडिंग करते हैं। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप ही नहीं लिखते हैं कुछ भी, तो देखो रिटर्न टाइप इज मिसिंग ओवर हियर। पर ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर किस क्लास का मेंबर है, स्टूडेंट। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद फंक्शन का नाम ही स्टूडेंट है।
पर क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसका काम कंस्ट्रक्शन करने का है, पहली दफा वैल्यू को सौंपने का है, तो चलो हम लोग इस कंस्ट्रक्टर में घुस के रोल का वैल्यू कितना सौंप दें, 123। रोल का वैल्यू 123 सौंपते हैं। नाम सौंपने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग कॉपी। नाम सौंपने के लिए क्या लिखेंगे, नेम कॉमा। तो मान लो नाम में क्या लिख रहे हैं हम, XYZ, कुछ भी नाम हम कॉपी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग कॉपी के जरिए नाम में हम XYZ को कॉपी किए, और उसके बाद देखिए हम मार्क्स का वैल्यू में 0 बैठा रहे हैं। आपको जो देना है वैल्यू वो आप दे सकते हैं। और हम यहाँ पे सी आउट में एक मैसेज प्रूफ कर रहे हैं। पता है कौन सा मैसेज प्रूफ कर रहे हैं, कि मेरा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। तो हम मैसेज में लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। इन्वोक्ड का मतलब क्या, हम बार बार बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मतलब मेरा ये कंस्ट्रक्टर को जब उकसाया गया, इसको जब कॉल किया गया, तो उसको टेक्निकली इन्वोक करना कहते हैं। इन्वोक मतलब कॉल करना कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड का मैसेज ये प्रूफ दे देगा कि आपका ये कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो चुका है। फिर ये बाउंड्री यहां पे क्लोज हो गया। तो जरा सोचिए कितना आसान था कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बाहर जाके, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के बाहर जाके लिखना कितना आसान था। आप खुद देख लीजिए, बहुत इजी है। इसमें पहली दफा वैल्यू को शुरुआत कराना होता है, बस इतना समझ लीजिए आप फिलहाल के लिए। ठीक है, कोड खाली लंबा हो रहा है, दम नहीं है कोड में, बहुत आसान सा कोड है। अब आते हैं डिस्ट्रक्टर में। प्लीज बताइए, डिस्ट्रक्टर भी मेरे क्लास का एक मेंबर फंक्शन है, लाइक कंस्ट्रक्टर एंड नॉर्मल फंक्शंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे पता है ना, बाहर पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे। अब देखो डिस्ट्रक्टर का भी तो रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो उसका भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिखाएगा। पर सेकंड में बताओ, क्लास नेम लिखा जाता है कि नहीं, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं फिर क्लास नेम लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप तो नहीं था, बट क्लास नेम लिखे स्टूडेंट, देन आफ्टर स्कोप रेजोल्यूशन। सिमिलरली डिस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो डिस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप गायब रहेगा। यहां पे भी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, सीधे क्लास नेम से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले क्लास नेम लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्ट्रक्टर फंक्शन का कोडिंग करेंगे। जैसे कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टिल्ड, और यहां लिख देंगे स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रक्टर का कोडिंग करने लगेंगे। आपको हम बताए थे ना, डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी क्लास के बाहर डिफाइन हो सकता है। तो क्योंकि उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं मेंशन होता, तो रिटर्न टाइप इज मिसिंग। पर वो किस क्लास का मेंबर था, स्टूडेंट। देन आफ्टर स्कोप रेजोल्यूशन, देन आफ्टर डिस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, टिल्ड स्टूडेंट, और उसका कोडिंग कर लो। याद कीजिए डिस्ट्रक्टर में काम क्या था, कि वो आखिरी टाइम में बचे हुए वैल्यूज को छाप सकता है। जैसे कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नाम से लगता है कि ऑब्जेक्ट का निर्माण करने में हेल्प कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट का निर्माण हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये पहली दफा वैल्यू सौंपेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसको वैल्यू दे रहा है। और क्योंकि डिस्ट्रक्टर मरने के समय आता है, तो आखिरी टाइम जो वैल्यू बचा है कम से कम वो छाप दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रक्टर फिर उसका मेमोरी उड़ा देगा, छुड़ा देगा। तो एक बार अंतिम टाइम आप इसमें वैल्यू छाप सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, द रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड, तो हम रिकॉर्ड में देखो क्या लिख रहे हैं, रोल, बीच में कॉमा, उसके बाद रिकॉर्ड में और क्या क्या था मेरा, नेम, फिर से बीच में कॉमा, और उसके बाद रिकॉर्ड में और कौन सा वैल्यू था, मार्क्स। ठीक है, और उसके आगे हम एक मैसेज जोड़ दे रहे हैं, इज डिस्ट्रॉयड। तो ये मैसेज छप के बता देगा कि डिस्ट्रक्टर में आप जरूर प्रवेश किए होंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्टर में प्रवेश करेंगे तो आखिरी वक्त में रिकॉर्ड में जो रोल होगा, जो नेम होगा, जो मार्क्स होगा, वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसका संदेश आपको ये बता देगा। और उसके बाद जब डिस्ट्रक्टर का डेडलाइन आएगा, तो ये डिस्ट्रक्टर सच में उस ऑब्जेक्ट के मेमोरी को फ्री करा देगा, और आखिरी टाइम जो वैल्यू था इसने तो वो छाप ही दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्लास बनाना स्टार्ट किए थे। क्लास में प्राइवेट मेंबर रोल नेम मार्क्स डाले, पब्लिक मेंबर में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डाले, और उसके दो नॉर्मल फंक्शंस को बनाए, इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट को हम डिफाइन कैसे किए, उसका स्टाइल आप सिस्टमैटिकली देखिए इनपुट एंड आउटपुट का। फिर आप देखिए हम यहाँ कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन किए, फिर आप देखिए हम यहाँ डिस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम का जिंदगी मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये है मेरा मेन फंक्शन का कहानी।
तो मेन फंक्शन में घुस के सबसे पहले ना हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिए। देखते जाइए, स्टूडेंट क्लास का एक्स नाम से ऑब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद एक्स ने आउटपुट फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, एक्स ने आउटपुट को कॉल कर लिया। इसके बाद हम कोड इधर लिख रहे हैं, उस तरफ लिख रहे हैं। फिर सुनिए, अब एक्स जो है वो इनपुट को कॉल करके नया रिकॉर्ड्स पढ़ लेगा और फिर एक्स डॉट आउटपुट उस रिकॉर्ड को छाप देगा। ठीक है, और अंत में यहां पर हम गेट ch फंक्शन लगा के इस जगह पे मेन फंक्शन को खत्म कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन बस इतना थोड़ा सा केस था। लोगों का प्रोग्राम अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे इस प्रोग्राम में क्लास बनाया गया, एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे मेन से। हेडर फाइल लगाए हैं हम iostream.h cout के मार्गदर्शन के लिए, conio.h क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन के लिए, और string.h हम चुने हैं ताकि हम स्ट्रिंग कॉपी नाम का, देखिए स्ट्रिंग कॉपी नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल किए हैं। इसके चलते आप देखिए हम हेडर फाइल कौन सा लिए हैं, string.h। चलो, मेरे क्लास का निर्माण होना शुरू हुआ। क्या नाम है मेरे क्लास का? स्टूडेंट। तो सुनो, मेरा जो क्लास है उसका नाम स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट नाम का जो क्लास है उसके अंदर एक है प्राइवेट सेक्शन, एक है पब्लिक सेक्शन। तो मेरे क्लास स्टूडेंट के प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल्स कौन कौन सा बना? रोल, नेम एंड मार्क्स। और पब्लिक सेक्शन में मेंबर्स कौन कौन सा बना? एक तो वॉइड इनपुट फंक्शन, एक तो वॉइड आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन को ड्यूटी देंगे कि वो रोल, नेम, मार्क्स को वैल्यू कीबोर्ड से पढ़ के स्टोर करवाए। आउटपुट फंक्शन को हम ड्यूटी देंगे कि रोल, नेम, मार्क्स में जो वैल्यू डला हुआ होगा आउटपुट उसको कम से कम प्रिंट करके दिखाए, डिस्प्ले करके दिखाए। पर इन दोनों के अलावा हम इसमें दो स्पेशल फंक्शंस आज इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें एक फंक्शन का नाम सेम टू सेम क्लास नेम से मैचिंग है, तो इसको कहेंगे ये कंस्ट्रक्टर है। और एक फंक्शन का नाम सेम टू सेम क्लास नेम से मैचिंग तो है पर ये टिल्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको डिस्ट्रक्टर फंक्शन बोलेंगे। डिफाइन कैसे होता है? तो पहले हम इनपुट आउटपुट को डिफाइन कर दिए बाहर। अच्छा, ऑर्डर से मत चिंता करना कि सर कंस्ट्रक्टर पहले आप जिक्र किए हैं सर, तो इनपुट को पहले क्यों बना दिए, क्योंकि ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आपके ऊपर है कि आप किस फंक्शन को कब बाहर डिफाइन कर रहे हैं। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सुनिए, हम यहाँ पे इनपुट का रिटर्न टाइप पहले वॉइड लिखेंगे, देन आफ्टर इसके क्लास नेम स्टूडेंट को लिखेंगे, देन आफ्टर स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे, एंड देन आफ्टर फंक्शन का नाम लिखेंगे इनपुट, और उसके लिए जो कोडिंग निर्धारित था वो जाकर हम लोग तय कर लेंगे। और आउटपुट का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। रिटर्न आउटपुट का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। क्लास नेम क्या है? स्टूडेंट। ये देखिए, रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास नेम क्या है? स्टूडेंट। देन आफ्टर स्कोप रेजोल्यूशन, और अंत में फंक्शन का नाम जो था आउटपुट वो लिखकर उसका कोडिंग कर लेंगे। तो इनपुट एंड आउटपुट तो आप डिफाइन कर लिए। अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पे आते हैं। सुनो, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का रिटर्न टाइप देखो मिसिंग है। तो कंस्ट्रक्टर जब डिफाइन हो रहा है तो देखो रिटर्न टाइप गायब है, और डिस्ट्रक्टर जब डिफाइन हो रहा है तो उसका भी रिटर्न टाइप गायब है। पर सेकंड में क्या लिखा जाता था? क्लास नेम। तो देखो दोनों में क्लास नेम लिखे हैं सेकंड नंबर पे। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो यहां लिखे हैं फंक्शन का नाम स्टूडेंट, एकदम क्लास की तरह, और यहां पे लिखे हैं टिल्ड स्टूडेंट, जो कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसका नाम क्लास की तरह है और टिल्ड से चालू हुआ। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के निर्माण के समय पहली दफा कॉल होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जितना भी डाटा मेंबर होगा, जैसे रोल, नेम और मार्क्स, तो ये कंस्ट्रक्टर उनको फर्स्ट टाइम वैल्यू सौंपता है, जिसको कहते हैं इनिशियलाइज करता है। और डिस्ट्रक्टर क्योंकि मरने के समय आता है, तो अंत में जो वैल्यू छपा होगा, जो रिकॉर्ड बचा होगा, उसको कह के लिख दीजिए इज डिस्ट्रॉयड, ताकि यूजर को पता चल जाए कि वो डिस्ट्रक्टर में प्रवेश किया है और उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपका जो रिकॉर्ड है वो मर रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपकी मेमोरी छूट जाएगा, वो तो आपको नहीं दिखेगा। खैर, तो एक बार सुनिए, यहां से लेकर देखिए, यहां से लेकर यहां तक क्लास का आप वो बाउंड्री सेट किए, और इसके अंदर में जो चार फंक्शन था, दो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और दो नॉर्मल फंक्शन, उनको आप बारी बारी से एक एक टुकड़ा टुकड़ा में इस तरीके से परिभाषित कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। पर आप कितना भी हाथ पैर क्यों ना मारे, जिंदगी तो शुरू मेन फंक्शन से ही होगा। अब देखो मेन फंक्शन कितना छोटा सा लिखा है, पर इतने छोटे से चीज से वो जो लंबा सा क्लास हम लिखे हैं वो देखना कैसे कैसे बारी बारी से मैनेज होगा। बस आप इतना समझ लीजिए, प्रोग्राम का वर्क, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन
दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दी मेन फंक्शन। इस बात को आप नकार तो नहीं सकते, तो आप मेन फंक्शन से कहानी को प्लीज स्टार्ट कीजिए, रन करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम यहां पे बताते हैं। देखिए मेन फंक्शन में घुसते के साथ सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन आज यूज कर रहे हैं। सो इफ दिस इज माय मॉनिटर, ध्यान से देखो, इफ दिस इज माय मॉनिटर, तो मेरा मॉनिटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन को इस्तेमाल करने के चलते। अच्छा अगला लाइन आप क्या लिखे हैं, स्टूडेंट एक्स। मेरा बात समझिए, मेरा बात समझिए, जब हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्स तो इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एक्स करेंगे तो स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। मेरा बात समझिए, जब हम स्टूडेंट एक्स करेंगे, एक सेकेंड, जब हम स्टूडेंट एक्स करेंगे तो स्टूडेंट क्लास का, ध्यान से देखिए, एक्स नाम से मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब याद करिए, जब क्लास का, देखो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनने पर मेमोरी मेमोरी में पार्टीशन होने लगता है। और कितना पार्टीशन होगा, जितना मेरे क्लास में वेरिएबल्स होगा, डेटा मेंबर्स होंगे। तो देखिए मेरे क्लास में 3 डेटा मेंबर्स हैं, बाकी तो फंक्शन है। डेटा मेंबर्स कौन है, रोल, नेम, मार्क्स। तो याद रखना, अगर मेरे क्लास में 3 डेटा मेंबर्स हैं तो मेरे इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट का निर्माण होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 पार्टीशंस होंगे, वन टू स्टोर द रोल नंबर, अनदर टू स्टोर द नेम एंड अनदर टू स्टोर द मार्क्स। तो मेरा ऑब्जेक्ट एक्स के नाम से बना और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 टुकड़ा कट हो गया, एक रोल का, एक नेम का, एक मार्क्स का। और नेम के अंदर फिर देखिए यहां पर 15 पार्टीशन हो जाएगा नेम के अंदर, वो बात आप समझ लीजिए। अच्छा एक बात का ध्यान रखें, देखिएगा प्लीज, क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा, देखिए मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही निर्माण होगा ठीक उसी, देखिए मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट का जैसे ही निर्माण होगा ठीक उसी वक्त हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। क्योंकि हम आपको बता दिए हैं ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक खास तरह का फंक्शन है जो क्लास के ऑब्जेक्ट के जन्म लेते के साथ एक्टिवेट होता है। तो सुनो, मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट हो रहा है, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट का जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा, ऑब्जेक्ट बनते के साथ बिना आपको नोटिस दिए फटाक से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यानी जैसे ही मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना तुरंत मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं कॉल होने से, ये खास तरह का स्पेशल टाइप का फंक्शन है। फिर से मेरा बात सुनिए, आप यहां स्टूडेंट क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसको बुलाने का भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा आपको याद है, इनपुट फंक्शन को और आउटपुट फंक्शन को आप बुलाते थे, आप लिखते थे एक्स डॉट इनपुट, तब इनपुट आएगा, और जब आप लिखते हैं एक्स डॉट आउटपुट तब जाके कहीं आउटपुट आएगा। पर पता है, क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे तो बिना बुलाए खुद से ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक यानी कॉल होता ही है बिना आपको बताए, तो तुरंत ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पर एक बात बताओ, किस ऑब्जेक्ट के पैदा होने पे, किस ऑब्जेक्ट के जन्म लेने पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम एक्स है। तो मेरा बात समझिए, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट बनते के साथ बेधड़क कौन कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर बिना बुलाए खुद से कॉल होगा, प्लीज माइंड इट। और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका काम है पहली बार वैल्यू सौंपना, यानी इनिशियलाइज करना इसका मकसद है। तो रोल में आप सौंप दीजिए 123, यानी इसमें पहले गार्बेज होगा, अब वो हट के आप जो वैल्यू सौंपेंगे वो उसमें स्टोर होगा। तो रोल में देखिए 123 से शुरुआत हो रहा है, strcpy क्या किया बताइए, नाम में xyz को डाल रहा है, तो देखिए नाम में xyz आ जाएगा, नाम में कौन आ जाएगा, xyz आ जाएगा। और उसके बाद सुनिए क्या लिखा, मार्क्स इज इक्वल टू 0, तो आपके मार्क्स में 0 आ जाएगा। यानी कि रोल में गया 123, नेम में गया XYZ और मार्क्स में गया 0। तो इसका काम, सॉरी, मार्क्स में गया 0, इसका काम अब खत्म हो गया शुरुआत करने का, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनिशियलाइजेशन करना बोलते हैं। देखो क्लास का ऑब्जेक्ट पैदा हुआ,
कंस्ट्रक्टर आया, कंस्ट्रक्टर आके मेरे ऑब्जेक्ट में जितना डेटा मेंबर्स है उसको पहली दफा वैल्यू सौंपा, इनिशियलाइज किया। अब आपको प्रूफ चाहिए कि आप कंस्ट्रक्टर में आए हैं। एक बात बताइए, आप ऑब्जेक्ट तो बनाए थे, पर क्या आप अपने हाथों से कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं क्या? आप तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना है ना, कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हुआ है। इसका प्रूफ देने के लिए हम लोग जानबूझ के उसके अंदर एक मैसेज छोड़े हुए हैं। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट बना, अब बिना बुलाए अगर ये कंस्ट्रक्टर आया होगा तो इनिशियलाइज तो ये कर दिया, पर पता कैसे चलेगा हम इसमें आए थे? तो हम उसके लिए एक हिंट दिए हैं, सबूत छोड़े हैं। ये सी आउट आएगा और लाइन बदलकर सबसे पहले एक मैसेज छाप देगा। कौन सा मैसेज पता है? कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। तो ये मैसेज छपा अगर, तो समझ जाइएगा क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और तभी तो ये मैसेज छपा है, जिसमें कि हम इसको बुलाए नहीं हैं, पर ये मैसेज मॉनिटर पे छपने का मतलब है कि ये आया ही होगा। और कंस्ट्रक्टर आता ही है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ठीक उसी वक्त। तो ये कंस्ट्रक्टर अपना काम कर लिया, ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इनिशियलाइजेशन ये कर दिया, काम खत्म करके वापस आ जाइए। देखिए, अब आपको प्रूफ देना है कि ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है। अब आपको प्रूफ देना है कि ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन करता है, प्रूफ देना है। तो प्लीज एक्स के आउटपुट को कॉल करिए। देखिए, आउटपुट स्पेशल नहीं है, आउटपुट को बुलाना पड़ेगा। पता है, जब आप एक्स की रिक्वेस्ट करने पर आउटपुट फंक्शन कॉल करिएगा तो कंट्रोल अब आउटपुट फंक्शन में जाएगा। तो एक्स की रिक्वेस्ट करने पर जब हमारा कंट्रोल आउटपुट फंक्शन में जाएगा तो ये रिकॉर्ड छापने लगेगा। तो देखिए सी आउट क्या छापने लग गया, ये सी आउट प्रिंट करने लग गया, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। तो बताओ एक्स के रोल में कौन है? 123। फिर बताइए टैब देकर, इसी में टैब देकर क्या लिखेगा? नेम इज नेम। तो बताइए एक्स के नेम में कौन है? एक्स वाई जेड है, तो यहां पे नेम इज एक्स वाई जेड आ जाएगा। और फिर उसी में टैब देकर बताओ क्या लिखेगा? मार्क्स इज मार्क्स, तो मार्क्स में 0 दिखाएगा। तो इस मैसेज के छपने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये वही वैल्यू छप रहा है। प्लीज देखिए, आउटपुट में रोल नेम मार्क्स का वही वैल्यू छप रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जिस वैल्यू का शुरुआत कंस्ट्रक्टर में आपने सौंप सौंप कर किया था। तो इसे यह भी साबित हो गया कि कंस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने के समय कॉल हुआ ऑटोमेटिकली, और वैल्यू जो सौंपा था यानी इनिशियलाइजेशन जो हुआ था वो आउटपुट करने से, आउटपुट को कॉल करने से अब आपको शो करके दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्टर ने जो दिया था एक्स ने उसी वैल्यू को एक्सेप्ट किया हुआ है। प्रूफ मिल गया इसका। चलिए, आउटपुट का काम खत्म हो गया, वापस आप मेन में आइए। मेन में आके अब आगे का लाइन में क्या लिखा है? एक्स डॉट इनपुट फंक्शन। देखिए, जब हम एक्स के कहने पर इनपुट फंक्शन को बुला रहे हैं, सुनिए इनपुट अपने नहीं आएगा, इनपुट को बुलाना पड़ रहा है। जब आप एक्स नाम के ऑब्जेक्ट के कहने पे इनपुट फंक्शन को बुला रहे हैं तो हम लोगों का कंट्रोल स्किप करके देखिए इनपुट में जाएगा। तो इनपुट को क्योंकि एक्स नाम के ऑब्जेक्ट ने बुलाया है तो इनपुट में पढ़ने का जो भी काम होगा वो एक्स के लिए ही होगा। तो चलो एक बार काम करके देखें क्या लिखा, सुनिए इनपुट में क्या लिखा? एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। तो मॉनिटर पर मैसेज आ जाएगा, कौन सा मैसेज? एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स, ये मैसेज आ गया। तो रोल नंबर 10 दे दिए, नाम में रोहन दे दिए, मार्क्स में 98.4 दे दिए। तो ये डिटेल्स को सीन पढ़ा, रोल में, नेम में, मार्क्स में डाला। तो जानते हैं किसके रोल, किसके नेम, किसके मार्क्स में डाला? तो इनपुट को जिसने कॉल किया था। तो याद कीजिए इनपुट को अभी अभी तो एक्स ने कॉल किया था ना, तो एक्स के रोल में 10 आ गया, एक्स के नेम में रोहन आ गया और एक्स के मार्क्स में 98.4 आ गया। तो इनपुट का काम तमाम हो गया। अब आप यहां से वापस मेन में आइए। तो सुनिए इनपुट फंक्शन ने क्योंकि रिकॉर्ड को चेंज कर दिया है, अब हमको इसका प्रूफ देना है कि रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड, तो हमको फिर से आउटपुट को कॉल करना पड़ रहा है ताकि हम नया डिटेल प्रिंट कर सके। तो पता जब x ने आउटपुट को कॉल किया तो अब मेरा कंट्रोल x के लिए फिर कहां जाएगा? आउटपुट में। तो पता जब मेरा कंट्रोल आउटपुट में जाएगा x की रिक्वेस्ट करने पर, तो आउटपुट देखो क्या प्रिंट करने लग गया। देखिए आउटपुट क्या प्रिंट करने लग गया? स्टूडेंट्स रोल नंबर इज व्हाट? रोल। तो प्लीज बताओ x के रोल में कितना स्टोर है? 10, यानी दिख रहा है कि वैल्यू बदल गया है। टैब देकर क्या लिखेगा यहां समझ गए होंगे? नेम इज नेम। तो मेरे एक्स के नेम में रोहन है, तो नेम के लिए यहां पे आउटपुट में रोहन दिखेगा। और फिर उसके बाद टैब लगाकर मार्क्स इज मार्क्स।
तो मार्क्स में 98.4 दिखेगा। आउटपुट का काम तमाम। अब देखना क्या होगा, आउटपुट में रिकॉर्ड शो करके जब हम वापस लौटेंगे तो उसके बाद गेट सी एच लिखे हैं। तो गेट सी एच क्या किया, मेरे स्क्रीन को होल्ड कर लेगा, जब हम की प्रेस करेंगे तो मेरा स्क्रीन छूट जाएगा। लेकिन सुनिए अब क्या होगा, देखिए ये किसका क्लोजिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये बाउंड्री मेन फंक्शन का क्लोजिंग है। तो याद कीजिए, क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना था तो बिना नोटिस दिए अचानक से खुद से कंस्ट्रक्टर आया था। पर अब सुनिए, ये ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के दायरे में है। ये जो x नाम का ऑब्जेक्ट है, इसका जिंदगी मेन में घुस के बना है। तो क्योंकि अब मेन खत्म होने वाला है, देखिए मेन अब खत्म होने वाला है, तो मेरे ऑब्जेक्ट का जिंदगी भी खत्म होने वाला है। यानी मेरे ऑब्जेक्ट का अब स्कोप जब खत्म होने वाला है, तो अब बिना नोटिस दिए आपको बेधड़क ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यानी आप समझ गए डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट का मरने का टाइम आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का स्कोप तब खत्म होगा, ऑब्जेक्ट का दायरा तब खत्म होगा, उसका एरिया तब खत्म होगा जब उसका बाउंड्री बंद हो रहा होगा। तो इसका बाउंड्री मेन के साथ अटैच्ड था, क्योंकि मेन में घुसे थे तब ना वो बना था। तो मेन खत्म होने वाला है तो ऑब्जेक्ट मरने के कगार पे है। तो सुनिए, जब आपका ऑब्जेक्ट मरने वाला है तो अब बेधड़क कौन कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो आखिरी में क्या होगा, जब मेन का डेडलाइन आया, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट का स्कोप जब खत्म हो रहा है, मेन जब यहां खत्म होने वाला है, तो ऑब्जेक्ट के मरने का टाइम आ गया। कौन से ऑब्जेक्ट के मरने का टाइम आ गया, एक्स नाम के ऑब्जेक्ट का जब यहां पे डेडलाइन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और जब आपका ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो फाइनल टाइम जो एक्स के अंदर वैल्यू बचा हुआ है, रोल नंबर का, नेम का और मार्क्स का, तो आखिरी टाइम में जो वैल्यू बचा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं। मेन खत्म होने के कगार पे है, तो एक्स नाम का ऑब्जेक्ट का डेडलाइन आ गया है, तो बेधड़क वहां पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और जब वहां पे ये डिस्ट्रक्टर मेरा जब कॉल होगा, तो इसमें घुस के ये सी आउट, पता है क्या प्रिंट कर देगा, ये सी आउट प्रिंट कर देगा, द रिकॉर्ड इज व्हाट, रोल। तो आप बताएं एक्स के रोल में कौन है, 10। उसके बाद देखिए क्या हो गया, कॉमा देकर नेम, नेम में कौन सा नेम है, रोहन। उसके बाद कॉमा देकर मार्क्स में कौन है, मार्क्स में है 98.4, और उसके बाद लिख देगा इज डिस्ट्रॉयड। तो इस मैसेज को लिखकर अंत में क्या लिख देगा, इज डिस्ट्रॉयड। तो सुनिए, हम बोले थे ना, ऑब्जेक्ट जब स्कोप खत्म कर रहा होता है तो उस समय डिस्ट्रक्टर कॉल होता है बिन बुलाए, और उसमें आखिरी टाइम जो वैल्यू बचा हुआ होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। आखिरी टाइम की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा, और उसके बाद क्या होगा, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट जो मेमोरी यूटिलाइज किया था, ये मेमोरी अब उसके कंट्रोल से फ्री हो जाएगा। यानी कि मेन खत्म होने वाला था तो ऑब्जेक्ट के मरने का टाइम आ गया, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। डिस्ट्रक्टर जब कॉल हो गया तो आखिरी टाइम जो रोल नेम मार्क्स का वैल्यू था वो प्रिंट हो जाएगा, और वो प्रिंट होने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट मेमोरी यूटिलाइज किया था, ये डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को फ्री कर देगा, छुड़ा देगा उसके कब्जे से, और अब मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर तब काम करेगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और डिस्ट्रक्टर तब काम करेगा जब ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर जा रहा होगा, या यूं कहें कि जब ऑब्जेक्ट मरने के कगार पे होगा तब डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। तो यही कहानी था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में। तो एक बार हम इसका स्टोरी रिवाइज करा देते हैं, सुनिए। देखिए कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा, इट इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। जो आपने देखा, कंस्ट्रक्टर क्लास का स्पेशल फंक्शन होता है, विच इज हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर का नाम एकदम अपने क्लास की तरह होता है। एंड दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड। कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद ही कॉल हो जाता है एज सुन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो प्रोग्राम देख के तो इतना आइडिया हो गया आपको, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बेधड़क कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो भी खुद से। नाउ इट इनिशियलाइजेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते के साथ उसमें जो डेटा मेंबर्स होगा, जैसे रोल नेम मार्क्स, ये उसको पहली दफा इनिशियलाइज करेगा, शुरुआत करेगा वैल्यू। इट मे और मे नॉट हैव द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट कभी होता है कभी नहीं होता है।
तो आज जो हम आपको प्रोग्राम पढ़ाएं कंस्ट्रक्टर में, उसमें आपने देखा कि उसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं था, पर कल जब प्रोग्राम पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखिएगा हम इसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट डाल के पढ़ाएंगे। पर आज बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर पढ़े, कल आर्ग्यूमेंट के साथ पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा, एंड इट इज हैविंग नो रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड नॉर इवन वॉइड। याद कीजिए, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, यहां तक कि वॉइड भी नहीं लिखते हैं उसमें। फिर क्या लिखा, दिस फंक्शन इज जनरली डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास। इस फंक्शन को आमतौर पे आप पब्लिक वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि पब्लिक में लिखे गए चीजों को हर जगह से यूज करने का इजाजत होता है। और जहां तक डिफाइन करने का बात है, कोडिंग करने का बात है, तो आप इसको विद इन या आउटसाइड कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास का मेंबर फंक्शन अंदर या बाहर कहीं भी अलाउड होता है डिफाइन करना। और डिस्ट्रक्टर में क्या लिखा सुने, इट इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास which is having the same name as that of the class but preceded by the tilde sign। और डिस्ट्रक्टर के बारे में क्या ध्यान रखें, इसका नाम भी क्लास की तरह होता है, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है, बस ये शुरू किससे होता है, टिल्ड साइन से शुरू होता है, इसका ध्यान रखना है। फिर क्या बोला, दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड। डिस्ट्रक्टर फंक्शन खुद से कब कॉल होता है, तो एज सुन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास गोज आउट ऑफ स्कोप। जब आपका ऑब्जेक्ट अपने स्कोप के बाहर जा रहा होता है, या ऑब्जेक्ट जब मरने के कगार पे होता है, तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली। इट हेल्प्स टू फ्री और रिलीज द मेमोरी यूटिलाइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि क्लास का ऑब्जेक्ट जो मेमोरी छेक के रखा है, रिजर्व करके रखा है, मरने के टाइम उसका मेमोरी को छुड़ा देता है ये डिस्ट्रक्टर। यहां तक कि इट कैन ऑल्सो डिस्प्ले द फाइनल वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर। यहां तक कि मरने के समय जो डेटा मेंबर में आखिरी वक्त में जो वैल्यू बचा हुआ था, ये उसको भी छाप सकता है, उसके बाद वो मेमोरी को छुड़ा सकता है। Now, it is not having the argument list and no return type is specified nor even void। मतलब डिस्ट्रक्टर का ना तो आर्ग्यूमेंट होता है, ना इसका रिटर्न टाइप होता है। ये तो आप समझ गए हैं। और लास्ट पॉइंट भी आप समझ गए हैं, इट इज जनरली डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। यानी डिस्ट्रक्टर को भी पब्लिक सेक्शन में रखना चाहिए, ताकि वो कहीं से भी इस्तेमाल हो जाए। प्राइवेट में रखोगे तो नहीं ना इस्तेमाल होगा कहीं से भी, पब्लिक में रखोगे तो कहीं से भी वो इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, तो इट कैन बी डिफाइंड विद इन और आउटसाइड द क्लास। यानी आप इसको क्लास के भीतर या क्लास के बाहर कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, एज यू विश। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग सीखे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है।